नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है, हाल ही में एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से अपराध प्रभावित हुए हैं पैंडेमिक के दौर में, महामारी के दौर में। तो उस बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये भारत और चीन के बीच के संबंधों की बात करता है, खासकर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्थिति बनी हुई है उसको लेकर। उसके बाद में आज का जो हमारा तीसरा आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक और बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए पेंडोरा पेपर्स, ये एक पूरा जिस तरीके से टैक्स इवेशन किया जाता है उसका एक और बार यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस एक नए तथ्यों के साथ में पेंडोरा पेपर्स करके एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल देते हुए सामने आई है। तो पेंडोरा पेपर क्या है, इसमें किस तरीके से टैक्स की चोरी की गई है, इस बारे में भी हम इस आर्टिकल में जानेंगे। उसके बाद में अंतिम जो हमारा आर्टिकल है, ये खाद्य सुरक्षा पे है। यूनाइटेड नेशन में खाद्य सुरक्षा के संबंध में एक समिट होने वाली है, तो उस बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है और भारत ने क्या अचीव करा है इस क्षेत्र में, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़े उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। देखते हैं अब हमारा एमसीक्यू। तो एमसीक्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लिंक करने को लेकर यहाँ पर एक चेतावनी दी थी। उसके बावजूद भी निम्न में से कौन से ऐसे दो राज्य हैं जिन्होंने फिर भी आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लिंक किया? आपको ऑप्शन ए है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और गुजरात, ये ऑप्शन डी तमिलनाडु और केरला। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस प्रकार से पेंडेमिक के दौर में, महामारी के दौर में प्रभावित हुई है, इसका आपको एक्सप्लेन करना है, इसका आपका उसका विश्लेषण करना है एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है 2020 की, उसके आधार पे। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए पहले आर्टिकल की ओर आते हैं। पहला आर्टिकल क्राइम एंड पेंडेमिक के बारे में है। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2020 की आई है। इसमें बताया गया है किस प्रकार से क्राइम जो है, अपराध जो है, अलग अलग अपराधों में यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर स्टेट वाइज कंपैरिजन भी किया गया है, लेकिन इस पर भी सवाल उठाए गए हैं कि आपने स्टेट वाइज जो कंपैरिजन किया है वो उस मानक तथ्यों पर नहीं किया गया है जिस प्रकार से ये होना चाहिए। तो जान लेते हैं कि क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज है, किनमें क्या क्या बदलाव आया है, वो हम जान लेते हैं। तो थेफ्ट और डैकेटी जैसी जो अपराध है, इनमें संख्या जो है इनकी कम हुई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो पेंडेमिक ऑल्सो सॉ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर होते हैं इनमें भी यहाँ पे इजाफा हुआ है। 2019 से लेकर 20 कि अगर हम आंकड़े देखें तो इसमें 28% का एक इजाफा है। उसके बाद में द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ केसेस कैन बी क्रेडिटेड टू द फैक्ट दैट इंडिया फेस्ड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन। तो यहाँ पर इंडिया में बहुत, हमको पता है कि विश्व में अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो उनमें भारत की स्थिति को कंपेयर करें तो भारत में एक बहुत ही कड़ा और सख्त लॉकडाउन लगा था, बहुत स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन था। उसके चलते हुए क्राइम की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे इजाफा हुआ है, क्योंकि जो लोग उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर अपराध दर्ज किए गए हैं। उसके अलावा बताया गया है कि द लॉ इन्फोर्समेंट ऑल्सो क्रैक डाउन अपॉन दोज हु वर विलफुली डिसोबिंग द लॉकडाउन रेगुलेशन। तो जैसे मैंने बताया, लॉकडाउन रूल्स रेगुलेशन का जिन लोगों ने उल्लंघन करा उन पर यह केस रजिस्टर्ड हुआ और उसी के चलते हुए यहाँ पर 2019 और 20 के आंकड़ों में एक 28% का एक बड़ा इजाफा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मर्डर जैसी जो अपराध है, जघन्य अपराध है, इसमें 1% का इजाफा है। जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, आर्थिक अपराध है, इसमें 12% का डिक्लाइन, 12% कम अपराध देखने को मिले हैं 2019 के मुकाबले। लेकिन वही दूसरी ओर अगर साइबर क्राइम्स देखें तो इसमें करीब करीब 12% का इजाफा देखने को मिलता है, जो कि ये बताता है कि हमारे देश में जरूरत है कि कोई ऐसा कानून आए, स्पेसिफिक कानून आए जो कि साइबर क्राइम से, साइबर अपराधों से
डील करें। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हाउ एवर अ मोर रिलीविंग फैक्ट इन द केसेस ऑफ सेडिशन वेंट डाउन दिस ईयर। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेडिशन के केसेस है इनमें कमी आई है, क्योंकि एक आरोप इस सरकार पे लगते रहा था कि सेडिशन जो है, जो देशद्रोह का प्रोविजन है, उसका काफी ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। तो अभी एक जो फैक्ट यहाँ पर ये सामने आया है, इसके चलते हुए हमको ये पता चलता है कि सेडिशन के केस के रजिस्ट्रेशन जो है वो कम हुए हैं, ज्यादा सेडिशन के केसेस रजिस्टर नहीं हुए, जो कि एक अच्छा संकेत है। महिलाओं के अगेंस्ट अगर हम अपराधों की बात करें तो तमिलनाडु, दिल्ली, केरला ये ऐसे स्टेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम देखने को मिले हैं। पर 1 लाख पॉपुलेशन में तमिलनाडु में 1808, दिल्ली में 1309 और केरला में 1568 यहाँ पर केसेस रजिस्टर दिखे हैं। उसके अलावा अगर ओवरऑल हम देखें तो जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं इसमें 8.3% की कमी आई है। वही लॉकडाउन के चलते हुए जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है उसमें भी कमी बताई गई है इस डेटा के अनुसार। उसके अलावा द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हाउएवर मार्क्ड अ स्टेप राइज इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। लेकिन वही अगर हम महिला आयोग के आंकड़ों को देखें, इनके ऑब्जर्वेशन को देखें, तो इनका मानना यह है कि लॉकडाउन के चलते हुए डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा और जो दूसरे वायलेंस के केसेस है महिलाओं के अगेंस्ट वो बढ़े हैं। तो यहाँ पर एनसीडब्ल्यू और एनसीआरबी का जो डेटा है, ये इनके जो आपस में डिफरेंस है कि एनसीडब्ल्यू महिला आयोग का मानना ये है कि यहाँ पर महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस होती है उसके केसेस बढ़े, लेकिन एनसीआरबी का डेटा कुछ और ही बात कहता है। तो इनके बीच में जो एक डिफरेंस है रिजॉल्व होने की आवश्यकता है। दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं तो मिलिट्री कमांडर्स जो है इंडिया और चीन के, इनके बीच में 13 राउंड ऑफ टॉक्स होने वाले हैं एलएसी क्राइसिस पे। एलएसी क्राइसिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन को जो लाइन डिवाइड करती है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो 1988 के बाद में अगर हम भारत और चीन के रिलेशन देखें तो ये अपने लोवेस्ट लेवल पे है 1988 के बाद में। ऐसी स्थिति इससे पहले जब 1988 में बनी थी। तो अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो यहाँ पर जो 4 बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसके अलावा जो भी और दूसरी बॉर्डर अंडरस्टैंडिंग है, ये सभी टूट चुके हैं पिछले 2-2.5 सालों में, क्योंकि कई बार चीन की तरफ से सीमा का उल्लंघन देखने को मिला है। और अभी लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लद्दाख में स्थिति बनाई थी चीनी सेना ने, ये भी एक चिंता का विषय है, जिसके चलते हुए जो एग्रीमेंट्स है ये सब के सब ही यहाँ पर टूटे हुए हमको, इनका उल्लंघन हमको होते हुए दिखता है। तो यहाँ पर जो मिलिट्री कमांडर्स है इनका जो डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट को लेकर जो बातचीत होने वाली है, ये डिस्प्यूट इन हॉट स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो डैमचौक और डेस्पैंग ये जगह है जहां पर डिस्प्यूट हो रही है लैंड को लेकर। तो इसी के संबंध में ये बातचीत से सुलझ जाए, ये एक दोनों देशों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा जरूरी है कि एक लॉन्ग टर्म पीस होनी भी आवश्यक है कि यहाँ पर भारत और चीन दोनों की तरफ से अगर शांति बनी रहती है तो दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो इसी मुद्दे पर भी ये बात होगी कि एक लंबे समय तक शांति बनी रहे। उसके अलावा अगर हम देखें तो पैंडेमिक सिचुएशन, टेररिज्म और अफगानिस्तान को बिल्डअप को लेकर, मतलब महामारी से जो सिचुएशन हुई है, उसके अलावा आतंकवाद और अफगानिस्तान की सिचुएशन, इन 3 मुद्दों पर भारत और चीन मिलकर काम कर सकते हैं, जो कि इनके रिलेशन बिल्ड करने में और एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए और बॉर्डर इश्यू रिजॉल्व करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज साबित हो सकते हैं। तो अगर हम बॉर्डर की बात करें तो चाइना की तरफ से कहा जाता है कि भारत ने ट्रेसपास किया है, लेकिन वही अगर हम न्यू दिल्ली की स्टेटमेंट देखें तो इनका ठीक इसी के अपोजिट कहते हैं कि चाइना ने उल्लंघन करा है हमारी सीमा का। तो यहाँ पर वर्चुअल डायलॉग जो है भारत और चीन के बीच में यहाँ पर हुए हैं, शो द गल्फ इन स्टेट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर वर्चुअल दोनों के बीच में प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी तक इतने पुख्ता या इतने मजबूत यहाँ पर कदम हमें नहीं देखने को मिले हैं। तो चलिए अगले आर्टिकल पे आते हैं, पेंडोरा पेपर के बारे में। पेंडोरा पेपर
यहाँ पर आपने इससे पहले पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर सुना होगा, जिसमें खुलासे किए गए थे कि किस तरीके से भारत के बहुत बड़े बड़े नाम, भारत ही नहीं अभी तो विश्व के बड़े बड़े नामों ने किस तरीके से टैक्स की चोरी करी है और अपने जो धन है वो उन्होंने ऐसे देशों में जाकर रखा है, इन्वेस्ट किया है जहां पर टैक्स बिल्कुल नगण्य होता है। तो उसी कड़ी में एक और खुलासा बड़ा हुआ है पेंडोरा पेपर्स के नाम से। ये इंडियन एक्सप्रेस और उनके साथ में जो दूसरी न्यूज एजेंसीज और न्यूज़पेपर्स और जर्नलिस्ट ग्रुप्स है उनके द्वारा ये तथ्य सामने लाए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 11.9 मिलियन फाइल्स लीक हुई है और उसके अलावा 14 ग्लोबल कॉर्पोरेट सर्विस फर्म्स जो है इनका भी यहाँ पर खुलासा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रस्ट के फॉर्म में टैक्स हेवंस में पैसा रखा गया। मतलब ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट के फॉर्म में जैसे कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करके हमारा पैसा रखते हैं, उसी तरीके से ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर टैक्स की चोरी की गई है। क्योंकि ट्रस्ट उन देशों में बनाए गए जहाँ पे जिन्हें टैक्स हेवंस माना जाता है, जहाँ पे टैक्स नगण्य होता है। तो हमारे देश में कर की चोरी के लिए कि उनका पैसा कर में ना चले जाए सरकार को, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो टैक्स हेवंस है वहां पे ट्रस्ट बना के भारतीय और उसके अलावा और जो दूसरे देशों के लोग हैं उन्होंने पैसा अपना डाला है जिससे वो कर से बच सके। तो भारत की तरफ से अगर देखें तो 380 प्रोमिनेंट नेम भारत से देखने को मिलते हैं। ट्रस्ट की बात कर लेते हैं तो अगर भारतीय कानून के हिसाब से देखें तो द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 जो है वो इसे गवर्न करता है, रिकॉग्नाइज करता है ट्रस्ट को। लेकिन ट्रस्ट को यहाँ पर एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है। However, it does recognize the trust setup in other jurisdiction। लेकिन जो भारत के बाहर ट्रस्ट सेटअप है इनको हमारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 जो है ये रिकॉग्नाइज करता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है ट्रस्ट को लेकर, अगर एकदम संक्षिप्त में हम समझें तो जिस प्रकार से इंडिविजुअल वेल्थ छुपाने के लिए हमें पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर में देखने को मिला था कि शेल कंपनीज बना के जिनका सिर्फ पर्पस होता था कि वहां पर ये जो हाई नेटवर्थ लोग हैं वो अपना पैसा उनमें डाल दे और उसके द्वारा इन पर टैक्स कम लगे। तो ये कंपनी के माध्यम से बनाने की कोशिश करी गई थी। लेकिन पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर के बाद में ये चीज सरकारों के सामने आ गई, जिससे सरकार ने इस चीज को लेकर कड़े कदम उठाए। तो अब एक और नया तरीका ये निकाला गया कि ट्रस्ट के फॉर्म में यहाँ पर इन लोगों ने जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा, जो बहुत रिच है, तो इन्होंने अपना टैक्स बचाने के लिए ट्रस्ट में पैसा इन्वेस्ट किया और ये ट्रस्ट जो है ये बाहर देशों में स्टेब्लिश किए गए। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रस्ट जो है इसमें ट्रस्टी और बेनिफिशियरीज होते हैं। तो यहाँ पर ट्रस्टी और बेनिफिशियरी जो होता है, ट्रस्टी जो है, इनको जो भी यहाँ पर क्रिएटर होता है, जो ट्रस्ट क्रिएट करता है, वो अपॉइंट करता है ट्रस्टीज को। अब ट्रस्ट में एक चीज ये है कि ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्ट को काफी चीजों में टैक्स से एग्जम्पशन मिलता है। उसके अलावा ट्रस्ट को बाहर के देशों में बहुत ही यहाँ पे निजता के अधिकार के रूप में देखा जाता है कि ट्रस्ट जो है वो इंडिविजुअल पर्पस या इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए बना रहता है। तो उसके चलते हुए इनको एक प्रिवेसी का प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस ट्रस्ट का जो कंसेप्ट है इसका यूज करके एक अलग तरीका निकाल के पैसे कर की चोरी बचाने को लेकर यहाँ पर ये कदम उठाया गया। तो अगर हम बात करें इनकम टैक्स के एंगल की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और चीज ये देखने को मिली थी कि बहुत सारे भारतीय एनआरआई बन गए। भारतीयों के एनआरआई बनने का क्या कारण है कि आप एक भारतीय रहते हैं, इंडियन रहते हैं, तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ही हर वर्ष देश के बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन वही एनआरआई एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो देश के बाहर ले जा सकता है। तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसमें एक बड़े बदलावों की जरूरत यहाँ पे गुंजाइश बताई गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक ब्लैक एरिया देखने को मिलता है जहां पर दुरुपयोग लॉ का हो सकता है। वही एनआरआईज को जो है एग्जम्प्ट रखा गया है द ब्लैक मनी एक्ट 2005 के द्वारा, जिसका मिसयूज जो है वो लोगों के द्वारा किया गया है। तो चलिए आज का जो अंतिम आर्टिकल है, जो हमारा लास्ट आर्टिकल है, ये खाद्य सुरक्षा के बारे में है। तो यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट 2021 होने वाली है
जिसमें हंगर भूखमरी को लेकर एक बड़ा डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है और इसके क्या उपाय हो सकते हैं इस पर एक चर्चा, एक डिस्कशन होगा। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एजेंडा है 2030 का, इसको फुलफिल करने के लिए और इसके लिए कदम बढ़ाने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आशंका है। तो बताया गया इस आर्टिकल में कि कैसे भारत में जो बदलाव हुए हैं ये एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर साबित हो सकते हैं। तो अगर हम भारत में देखें तो फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बहुत लंबी जद्दोजहद से हम गुजरे हैं। तो यहाँ पर लेकिन भारत ने इससे बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम करा है। भारत को अगर हम देखें तो कई अलग अलग खाद्य उत्पादों में भारत सरप्लस प्रोडक्शन करता है जो कि बाहर के देश भी भेजे जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारी जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, एग्री रिसर्च और जो एक्सटेंसिव यहाँ पर वर्क किया गया है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके चलते हुए हमको ये देखने को मिलता है। तो जो प्राइम सक्सेस है कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारी कुछ पॉलिसीज है, जैसे मिड डे मील्स हो गई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हो गई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया जो एक बिल्कुल टारगेटेड और फोकस्ड सेगमेंट पे किया गया हो। उसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से हरित क्रांति एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन वही अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो हम एक लीडिंग एक्सपोर्टर है, लेकिन वही भारत में अगर हम देखें तो अंडर न्यूट्रिशन इंडिया में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर जब भी खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो उत्पादन के साथ में यहाँ पे न्यूट्रिशन भी, पोषण भी एक महत्वपूर्ण सवाल रहता है। तो भारत ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या से यहाँ पर भारत बाहर आया है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो अंडर न्यूट्रिशन जो है ये एक महत्वपूर्ण चीज बनी हुई है। तो अगर हम प्रेजेंट नंबर देखें तो 15.4% जो है हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हम यहाँ पर प्रभावित है अंडर न्यूट्रिशन से। वही यहाँ पर बताया गया है कि फूड वेस्टेज जो है उसे भी यहाँ पर बचाने की आवश्यकता है भारत जैसे देश में, और जरूरी है कि यहाँ पर हम जो प्रोडक्शन है अलग अलग स्तर पे उसको भी बराबर रूप से एड्रेस करते रहे। तो अगर हम भारत का फूड सिस्टम समिट में योगदान देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि एड्रेस की जाएंगी। सबसे पहले कैसे जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, जो खाद्य सुरक्षा है, उसकी पहुंच जो है वो आखिरी इंसान तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। उसके अलावा 811 मिलियन पीपल जो है प्रभावित होते हैं हंगर से, भूखमरी से। बताया गया इस आर्टिकल में कि 811 मिलियन जो लोग हैं इन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है, जो कि एक पूरे, अगर हम एज ए ह्यूमन रेस देखें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जरूरत है कि इन सारी चीजों को एड्रेस यहाँ पर किया जाएगा और उसके लिए ये एक समिट में ये एक लक्ष्य रखा जाएगा कि कैसे 2030 का जो हमारा एसडीजी गोल की एजेंडा है ये हम जो जीरो हंगर को लेकर है वो हम अचीव करें। भारत की स्थिति में महत्वपूर्ण ये रहेगा कि कैसे हम इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर गवर्नमेंट सामंजस्य बिठा के यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के संबंधी में जो कदम उठाए गए, जो पॉलिसी, जो रिफॉर्म्स है उन्हें और एक्टिव बनाए, और उसके साथ में जो अंडर न्यूट्रिशन की एक समस्या है उससे भी एड्रेस करें। उसके अलावा सेवरल काउंसिल्स एंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटेड देयर व्यूज आइडियाज रिगार्डिंग द सेम, और इसी को लेकर बहुत सारे आइडियाज, व्यूज जो है वो ऑलरेडी शेयर किए गए हैं और इन्हीं सारी चीजों को यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।